तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट को निकालना सीखेंगे। तो ये आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान हो अगर कि जो टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन में आपके पास अगर ये मान लो कोई आर्क लेंथ है, स्मॉल आर्क लेंथ है, तो स्मॉल आर्क लेंथ जिसको मैं डी एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो ये जो स्मॉल आर्क लेंथ है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन के अप्रोक्सीमेट कंसिडर किया जाता है। तो जैसे मान लो कोई भी ये कर्व है, इस पे अगर मैं स्मॉल आर्क लेंथ लेता हूँ, ये इसका स्मॉल पार्ट, तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटेड टू ए स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास ये जो डी एस है, स्मॉल आर्क लेंथ है, ये अप्रोक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन के बराबर है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से ये ड्रा कर लेता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्मॉल, सपोज करो ये डिस्टेंस डी एक्स है और ये डिस्टेंस डी वाई है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास जो है डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वेयर और डी वाई स्क्वेयर। इसी तरह से अगर मुझे थ्री डायमेंशन में आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैंने ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लिया। इसमें सपोज करो मेरे पास ये स्मॉल आर्क है जिसकी मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है डी एस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखो, मान लो सपोज करो ये जो मेरे पास पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड हैं। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। तो ये यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन ये आ गई, तो यहाँ से ये और एक ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लो। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस तो मेरा x है, वाई एक्सिस के अलोंग ये मेरा डिस्टेंस y है, और ये मेरा डिस्टेंस x है, सॉरी z है। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई जेड बन गए। अब ये जो पॉइंट है Q, इसके नेबरहुड में ये जो पॉइंट है Q, अब देखो अब मैं इसकी प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। तो ये इस पॉइंट की मान लो प्रोजेक्शन है। तो ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। अब देखो अब इस P पॉइंट, अब Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये वाली लेंथ बनेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये मेरे पास जो है Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो बनेगा। तो ये मैंने क्या किया, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको dx मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास बना x प्लस dx। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरा y है। तो ये इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट, तो ये मेरे पास y प्लस डी वाई। और इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मेरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक z है, और ये वाला जो इंक्रीमेंट है ये आपके पास हो गया z प्लस डी जेड। तो अब आप ये जो लेंथ है, ये जो आर्क लेंथ है पी क्यू, ये पी क्यू जो आपका डी एस है, इसको आप डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस जो है वो पी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो आपके पास बनेगा डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर और इसका रूट।
तो ये जो स्मॉल आर्क लेंथ है स्पेस के अंदर, ये इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर। तो ये स्मॉल आर्क लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर आपको ध्यान हो तो आप सपोज करो थोड़ी देर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। तो यहाँ से देखो, अगर मैं आर वेक्टर लेता हूँ, आर वेक्टर मेरे पास होता है एक्स आई वाई जे जेड की। तो जो डी आर वेक्टर है वो मेरे पास क्या बनेगा, डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। तो इट मीन्स दैट ये जो इक्वेशन 1 का राइट साइड है, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये डी एस स्केयर बनेगा मेरे पास डी आर डॉट डी आर। तो इसको आर्क लेंथ को मैं जो है वो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब देखो, अब आपको ये ध्यान होगा कि जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा जो आर वेक्टर था वो मेरे पास था फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। आपको ये बात अगर ध्यान हो तो आर वेक्टर मेरे पास फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू था। तो यहाँ से अगर मैं इसका टोटल डेरिवेटिव निकालूंगा, डी आर निकालूंगा, तो ये मेरे पास बनता है करली आर बाई करली यू, मीन आर इज ए फंक्शन ऑफ यू इंटू डी यू, प्लस करली आर बाई करली वी इंटू डी वी, प्लस करली आर बाई करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो जब मैं यहाँ से डी आर डॉट डी आर निकालूंगा तो ये मेरा जो डी एस है, ये मेरा जो डी एस स्केयर है, ये बन जाएगा करली आर ओवर करली यू का होल स्केयर इंटू डी यू का होल स्केयर, करली आर बाई करली वी का होल स्केयर डी वी का होल स्केयर, प्लस करली आर ओवर करली डब्ल्यू इसका होल स्केयर इंटू डी डब्ल्यू का होल स्केयर। तो ये हमारे पास जो है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ को निकालने का ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब यहीं से मैं कुछ और ऑब्जर्वेशन करता हूँ छोटी सी। तो फॉर द यू कर्व, या आप ऐसे कह लो ऑन द यू कर्व। अब यू कर्व पे आपके पास v इज इक्वल टू वी जीरो होता है और w इज इक्वल टू डब्ल्यू जीरो। यहाँ से v कर्व पे तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी वी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो डी वी जीरो हो गया, और यहाँ से डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये भी जीरो हो गया। तो यू कर्व पे हमारे पास यू कर्व के लिए ये जो लेंथ आई है ये मेरे पास आ गई करली आर ओवर करली यू का स्केयर इंटू डी यू का स्केयर। तो ये मेरे पास आ गई स्मॉल आर्क लेंथ। ये है मेरे पास आर्क लेंथ या स्मॉल आर्क लेंथ ऑन द यू कर्व। तो यू कर्व के लिए जो स्मॉल आर्क लेंथ है उसका एक्सप्रेशन मेरे पास ये है। तो इसको मैं जो है दूसरों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको मैं स्मॉल डी एस वन स्केयर कह दूँगा। देखो कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पे
ये ब्रैकेट नहीं भी लगाते, ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, या कई बार हम ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मेरे पास जो है यू कर्व की जो आर्क लेंथ है वो है कर्ली आर ओवर कर्ली यू का स्क्वायर और डी यू का स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो, कर्ली आर बाई कर्ली यू हमारे पास था H1E1, तो यहाँ से मैंने कर्ली आर बाई कर्ली यू की वैल्यू रख दी, वो मेरे पास था H1E1, तो इसका स्क्वायर हो गया और ये डी यू स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ से मेरे पास आ गया H1 का स्क्वायर और E1 का स्क्वायर का मतलब है E1 डॉट E1, जो कि मेरे पास हो गया 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो ये तो 1 हो गया, तो ये मेरे पास हो गया डी यू स्क्वायर। तो यू कर्व पे जो आर्क लेंथ है वो ये आ गई, तो यहाँ से DS1 की आप वैल्यू निकाल सकते हो, वो है H1। यहाँ से देखो, तो जब मैं स्क्वायर करूँगा तब तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये मेरा है DS1 स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पे DS1 की वैल्यू निकालूंगा इससे, तो मेरे पास आ जाएगा H1E1 और DU। तो ये मेरे पास जो है यू कर्व के ऊपर जो है वो स्मॉल आर्क लेंथ आ गई। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ से वी कर्व के ऊपर आर्क लेंथ निकाल लूँ, तो वो मेरे पास आएगी DS2, जिसको मैं DS2 कह दूंगा, और उसका एक्सप्रेशन आएगा H2E2 कैप dV। और W कर्व के लिए मेरे पास जो स्मॉल आर्क लेंथ आएगी DS3, वो मेरे पास होगी H3E3 कैप DW। तो ये मेरे पास स्मॉल आर्क लेंथ आ गई यू कर्व के लिए, वी कर्व के लिए और डब्ल्यू कर्व के लिए। तो अब मैं इन स्मॉल आर्क लेंथ की हेल्प से एरिया वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो देखो, तो मान लो मेरे पास, सपोज करो मेरे पास ये है यू कर्व, ये है मेरे पास यू कर्व, और ये है मेरे पास वी, ये मेरे पास है डब्ल्यू कर्व, और ये मेरे पास है मान लो वी कर्व, यू वी डब्ल्यू। तो इस यू कर्व के ऊपर जो मेरी आर्क लेंथ है, स्मॉल आर्क लेंथ है, वो है मेरा DS1। इसके ऊपर मेरा जो स्मॉल आर्क लेंथ है वो है मेरा DS2, और डब्ल्यू कर्व के ऊपर जो आर्क लेंथ है वो मान लो मेरे पास है DS3। तो यहाँ से ये वॉल्यूम एलिमेंट बना लो। ये मान लो मेरे पास वॉल्यूम एलिमेंट बन गया, जिसकी जो साइड्स हैं वो मेरे पास DS1, DS2 और DS3 हैं, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हैं। तो आपको ये पता होगा कि जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, DS1, DS2, DS3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो DS1 क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास H1E1 DU। DS2 क्या है, वो मेरे पास H2E2 DV, और ये है H3E3 DW, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब H1, H2, H3 और DU DV DW, ये तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी हैं।
तो ये तो यहाँ से बाहर आ जाएंगी H1 H2 H3 DU DV DW और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रह जाएगी E1 की E2 की E3 की। ये है मेरे पास यूनिट वेक्टर, तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी 1। तो मेरा जो वॉल्यूम एलिमेंट आया है कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो मेरे पास आ गया H1 H2 H3 DU DV DW। तो ये मेरे पास वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आया है। अब इसी तरह से अगर मैं एरिया के एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहूँ, तो देखो ये मेरा जो प्लेन है, ये मेरा जो प्लेन है या पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स मेरे पास DS1 और DS2 हैं, तो इसके एरिया को मैं सपोज करो DA1 से डिनोट कर देता हूँ, जिसका तो ये जो DA1 है, ये जो इस प्लेन का एरिया है इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है, तो पैरेललोग्राम का एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, DS1 और DS2 की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड देना पड़ेगा। तो DS1 क्या है मेरे पास, H1 E1 DU क्रॉस प्रोडक्ट H2 E2 DV। तो यहाँ से देखो H1 DU H2 DV ये तो स्केलर क्वांटिटी हैं, तो ये तो बाहर आ गई मेरे पास D1, और मेरे पास जो है वो E1 क्रॉस E2 का मैग्नीट्यूड आ गया, और E1 क्रॉस E2 का मतलब है E3, और E3 का जो मोड अगर मैं करूँगा, मैग्नीट्यूड करूँगा, यूनिट वेक्टर होने की वजह से वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जो D1 A1 आया है, ये जो मेरा एरिया एलिमेंट आया है, ये मेरा है H1 H2 DU DV। सिमिलरली इसी तरह से मैं इस पैरेललोग्राम का भी एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसकी साइड्स DS1 और DS3 हैं, और इसके एरिया भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ जिसकी साइड्स मेरे पास DS1 और DS3 हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास वॉल्यूम और एरिया को निकालने का। अब हम जो है ये देख लेते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है और ये जो एरिया एलिमेंट है, ये कैसा नज़र आता है हमें। तो अगर आपको एक बात ध्यान हो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कर्ली R बाई कर्ली रो था, वो आपके पास आया था कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे के बराबर। तो जब मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, इस केस में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है या इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कर्ली R बाई कर्ली रो का जो मैग्नीट्यूड है वो है कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यानी कि 1 के बराबर है। तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो H1 होता है, ये कर्ली R बाई कर्ली U, ये जो U कर्व का जो टेंजेंट है उसके मैग्नीट्यूड को हम H1 डिनोट करते हैं, जो स्केल फैक्टर हैं। तो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड है, ये हमारा H1 का काम करेगा। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 की वैल्यू है 1। इसी तरह से इसमें जो कर्ली R ओवर कर्ली फाई है, कर्ली R ओवर कर्ली फाई था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो आपके पास था माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कोस फाई जे। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा कर्ली R बाई कर्ली फाई, इसका मैग्नीट्यूड में जब निकालूंगा तो वो यहाँ से आएगा रो। तो ये मेरे पास जो है वो H2 बनेगा।
और तीसरा करली आर बाई करली जेड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मेरे पास था के। तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा, यानी कि H3 का मतलब है करली आर बाई करली जेड का मैग्नीट्यूड, वो है मेरे पास 1। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 1 है, H2 मेरा रो है और H3 मेरा 1 है। तो इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो देखो किसके बराबर आएगा। H1 की जगह 1, H2 की जगह रो, H3 की जगह 1, du मेरा पहला सरफेस कौन सा है, रो सरफेस, तो डी रो। dv दूसरा सरफेस मेरा कौन सा है, फाई, तो ये डी फाई। और तीसरा सरफेस मेरा है z, तो ये आएगा dz। तो ये तो वॉल्यूम एलिमेंट हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये जो स्मॉल एरिया है यहाँ पे H1 का मतलब है 1, H2 का मतलब है रो, और du का मतलब है डी रो, dv का मतलब है डी फाई। तो ये हमारे पास एरिया एलिमेंट आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये था हमारा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट को फाइंड आउट करना। और इसके साथ साथ ही हमने ये भी देखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट और एरिया एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को लिखना सीखेंगे।